आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक के कंप्लीट PDF मैं डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो के डाल चुका हूं, आप वहां से देखें और अपने नोट्स को कंप्लीट करें। 6 चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद उन सभी चैप्टर्स के पिछले 10 साल में बोर्ड की एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। और ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद आज से हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है। बहुत सी क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान से समझना होगा। देखिएगा, इसका पहला जो टॉपिक है वह है ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड के पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पता किसी को भी नहीं था कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात का पता किसी अन्य व्यक्ति को नहीं था। सबसे पहले इसका पता ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने ही लगाया था। तो देखिएगा, इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग करने के दौरान उनको क्या क्या स्थितियां प्राप्त हुई उस पर हम विचार करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने एक बैटरी बी, कुंजी के को चित्रानुसार चालक तार AB, ये चालक तार AB है, के मध्य संयोजित किया। चित्रानुसार एक चुंबकीय सुई NS को चालक तार के समीप रखा। तो ये देखिएगा, बैटरी B है, कुंजी K है, चालक तार AB है और ये चुंबकीय सुई NS है, जो हमने इसकी क्या रखा, समांतर रखा। तो जब इसके अंदर डाट हम नहीं लगाते हैं, फिलहाल के बीच में डाट नहीं लग रही है, यहाँ डाट लग रही है और यहाँ भी डाट लग रही है। जब डाट नहीं लगाते हैं तो हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई जो NS है वो तार AB के पैरेलल है, समांतर है। लेकिन जब इसमें डाट हम लगा देते हैं तो हमने देखा कि अब चुंबकीय सुई का N जो सिरा है वो तार AB के नज़दीक चला गया है। लेकिन अगर हम बैटरी को अपोजिट साइड में रखें, मतलब कि इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, अब हम नेगेटिव और पॉजिटिव करें, और चित्र को गलत कर रखा है इसने, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ज़्यादा ढंग से देखें तो नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसी बैटरी हो गई ये वाली, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं, मतलब इसका जस्ट अपोजिट कर दिया। ऐसा करने का फ़र्क क्या पड़ा कि धारा की दिशा अपोजिट होगी। देखो, यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ नीचे से ऊपर जा रही है। जब धारा की दिशा को अपोजिट कर दिया तार AB में, तो अब चुंबकीय सुई NS जो थी उसमें विक्षेप भी विपरीत हो गया है। कैसे? पहले N सिरा पास जा रहा था, अब S सिरा पास जाने लग गया है। तो ओरस्टेड ने जब ये प्रयोग किया तो इससे उसे क्या क्या तथ्य प्राप्त हुए, उन तथ्यों को अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। देखिएगा, ओरस्टेड के प्रयोग से निम्न तथ्य प्राप्त हुए। नंबर 1, ये नंबर 1 है, देखो ये लिखा है नंबर 1। जब चालक तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो चुंबकीय सुई NS तार AB के समांतर रहती है, जो हमने फर्स्ट चित्र में देख लिया था। सेकंड चित्र के अनुसार, जब चालक तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई NS में विक्षेप बढ़ता है, ये विक्षेप बढ़ गया है। तीसरा है, जब प्रवाहित धारा की दिशा विपरीत करते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले की तुलना में
विपरीत हो जाता है। क्लियर? पहले की तुलना में विपरीत हो जाता है। यहाँ देखो विपरीत हो गया है। अब आगे देखिए आप। अतः ओरस्टेड के प्रयोग से ये स्पष्ट होता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये इसका ओरस्टेड का प्रयोग हो गया। उन्होंने जो प्रयोग किया था ओरस्टेड ने वो इस प्रकार से था। बहुत सिंपल सा था, आप आसानी से समझ सकते हो। ओरस्टेड के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष, क्या क्या निष्कर्ष इससे प्राप्त हुए वो देखिए अब आप। ओरस्टेड के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष निम्न है। पहला, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सबसे पहला प्रयोग, सबसे पहला जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा, चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा को बढ़ाने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। ये दूसरा, अगर हम किसी तार में ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर कम धारा प्रवाहित करते हैं तो कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं। अगला क्या बताया निष्कर्ष में कि चालक तार के पास प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के दूर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब तार के जो नज़दीक अगर हम जाएंगे तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, और जो जो हम तार से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता चला जाएगा। चालक तार के नीचे, ऊपर तथा नीचे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। इसका मतलब ये होता था कि अगर ये तार है ना, इस तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके नीचे मैं चुंबकीय सुई NS को रख दूं, तो अगर रखने पर N सिरा इसके पास जा रहा है तो अब इस चुंबकीय सुई के ऊपर रख दो, चुंबकीय सुई को तार के ऊपर रख दो, तो अब S सिरा इसके पास जाएगा। मतलब नीचे तथा ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्लियर? ये इसके प्राप्त निष्कर्ष हो चुके हैं। अगला वेरी मोस्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना कि यदि Q आवेश V वेग से कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा। सबसे पहली बात क्या है कि अगर Q जो आवेश है, ये जो कोई Q आवेश है वो V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। अगर किसी Q आवेश को V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराएं तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो होगा F बराबर QVB। क्या रहेगा? F बराबर QVB। क्लियर? अब इससे मैंने लिखा कि B बराबर F अपॉन QV। अब मुझे B की क्या लिखनी है? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखने के लिए नीचे की जो संख्याएं हैं उनको आप एकांक मान लीजिए। तो ये हो गया यदि Q बराबर 1 कूलाम तो V बराबर क्या हो गया? 1 मीटर प्रति सेकेंड। रख दीजिए यहाँ पर, तो B बराबर क्या हो जाएगा? F। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? यदि एकांक आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में एकांक मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हो तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखना इसको, एकांक आवेश जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा हो तो उस आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। ये यहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन को तैयार कर लिया है। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या इसको टेस्ला भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, या फिर इसे हम टेस्ला भी कहते हैं। CGS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो मैक्सवेल प्रति सेमी स्क्वायर। जैसे देखो वेबर की जगह यहाँ मैक्सवेल हो जाए, वेबर की जगह यहाँ मैक्सवेल हो जाएगा और मीटर की जगह यहाँ सेमी हो जाएगा। तो SI पद्धति में तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है,
और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल प्रति सेमी स्क्वायर होता है, या फिर यहाँ टेस्ला होता है या फिर यहाँ गाउस होता है। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, गाउस, और इसमें क्या होता है, टेस्ला। एमकेएस पद्धति कह दो या एसआई पद्धति कह दो आप। टेस्ला तथा गाउस में निम्न संबंध होता है। टेस्ला तथा गाउस में 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गाउस होता है। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 10 की पावर 4 गाउस होता है। अब इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि भाई ये जो फ्लक्स है, एसआई पद्धति में फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। ये बात मैंने ऊपर भी लिख रखी है, आप यहाँ भी लिख सकते हो इस चीज़ को, कि चुंबकीय जो फ्लक्स का मात्रक है वो एसआई पद्धति में वेबर होता है और सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल होता है। ये बात यहाँ भी लिख रखी है, आप इसे यहाँ से भी इसको याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है। चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, चुंबकीय क्षेत्र का एमकेएस और सीजीएस पद्धति में मात्रक पढ़ लिया, और दोनों मात्रकों में संबंध हमने पढ़ लिया कि 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गाउस होता है। आगे देखिए, बी का विमीय सूत्र। बी चुंबकीय क्षेत्र होता है, बी चुंबकीय बल ए बराबर क्या होता है, क्यू बी बी। हमने अब ये जो बी है ना, यहाँ जो बी दिख रहा है, इसका विमीय सूत्र क्या है वो हम यहाँ फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ए बराबर क्यू बी बी के हिसाब से ये हो जाएगा, तो बी बराबर एफ अपॉन क्यू बी, जहाँ एफ क्या है, बल है, बल का विमीय सूत्र होता है m1 L1 T - 2। क्यू क्या है, आवेश है, और आवेश का होता है A1 T1। A1 T1 के साथ कैसे आया, ये देखो, I बराबर Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर क्या हो गया, IT, और Q का हो गया I का, I विद्युत धारा होता है, इसका A1 होता है, T समय का T1 होता है, तो Q का हो गया A1 T1। इस वजह से यहाँ हमने A1 और T1 लिख दिया है। V क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का होता है L1 T - 1, L1 T - 1। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो L1 से तो L1 कट गया, T1 से T - 1 कट गया, तो यहाँ बचेगा M1 L0 T - 2 A1 ऊपर गया तो A - 1। इस प्रकार से हमने B का विमीय सूत्र प्राप्त कर लिया है। देखो, ये जो बात हमने पिछले टॉपिक पढ़ी थी वो यहाँ दोबारा रिपीट कर रखी है मैंने, कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो एसआई पद्धति में टेस्ला होता है और सीजीएस पद्धति में गाउस होता है, और साथ में वहाँ ये भी लिख दिया था कि 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गाउस। ये बात भी हमने वहाँ पर लिख दी थी, याद होगा आपको, 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गाउस, ये बात हमने वहाँ पर लिख दी थी। अब बात आती है कि चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक वेबर होता है और सीजीएस पद्धति में मात्रक मैक्सवेल होता है। अब इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है वो संबंध और देख लें, कि 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट में देखो क्या क्या दे रखा है हमें, वो देखो पहले तो। नोट नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के नाम से भी जानते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के नाम से भी जानते हैं, तथा चुंबकीय प्रेरण सदिश के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये इसके 2-3 नाम है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय प्रेरण सदिश। ठीक है, अगला है, स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ये वेरी मोस्ट है, एग्जाम में पूछा हुआ है चीज़, कि स्थिर आवेश के कारण तो क्या उत्पन्न होता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब आवेश गतिशील हो जाता है तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगला टॉपिक है बायो सावर्त का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार का पूछा हुआ है और आपको इसे ध्यान से समझना होगा। देखिएगा, ये कोई वायर है, कोई तार है, इस तार में आई एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, तो और इस पर मैंने माना ये डीएल लंबाई का कोई अल्पांश है, ये अल्पांश का मध्य बिंदु है, और इससे आर दूरी पर थीटा कोण पर ये कोई बिंदु पी है, और इस बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, अब तक हमें ये ज्ञान हो गया था ओरस्टेड के नियम से
कि किसी तार के में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये चीज़ हमें प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, ये बात सबसे पहले बायो सावर्त ने बताई थी। तो बायो सावर्त ने इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक नियम जनरेट किया और उस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि बायो सावर्त के नियम के अनुसार बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान सबसे पहला चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती, अर्थात dB प्रोपोर्शनल I रहेगा। क्लियर? इसका मतलब ज़्यादा अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरी बात, अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती, जो हमने ऊपर अल्पांश बनाया था ये उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तीसरा, कोण थीटा की ज्या अर्थात साइन थीटा के समानुपाती, अर्थात dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। तो I dl और साइन थीटा। अब बच गई दूरी r², वो और देखते हैं हम। और इसका चौथा जो पॉइंट है वो देखो, दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल 1/r²। अब इन चारों को एक साथ लिखे हम तो dB प्रोपोर्शनल हो गया I dl साइन थीटा अपॉन r²। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो एक नियतांक आता है और वो नियतांक है यहाँ पर μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ μ0 क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है और इसका मान होता है μ0 का 4π × 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर। ये आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू बहुत काम आएगी हमारे। सदिश रूप की अगर मैं बात कर लूँ तो dB वेक्टर जो है वो होगा μ0/4π। I पहले का था, यहाँ पर I ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये जो dl है इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, इस r को देखते हुए यहाँ r कैप लगा दिया और नीचे ये r² का r² है। अब r कैप और dl के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, अर्थात सदिश गुणा कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हटता है तो साइन थीटा आता है। इसलिए ये हो गया dB वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π I dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन r²। चूंकि r कैप जो है वो r वेक्टर अपॉन r के बराबर होता है, एकांक सदिश आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो जब इस r कैप की जगह ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस r कैप की जगह r वेक्टर हो जाएगा, लेकिन जो एक r इस वाला जो r था वो नीचे आ जाएगा, इस वजह से r² का क्या बन जाएगा, r³ बन जाएगा। तो dB वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4π I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r⁻3। ये हो गया बायो सावर्त का नियम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इस प्रकार के यूजफुल वीडियो लेकर आता रहूँगा और आपको कंप्लीट 12th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूँगा। आप इसे रोज़ाना पढ़ते रहें और डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक में उपलब्ध करवा दूँगा, वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड करके अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।